हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसोफर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है क्या काम करता है, क्या उसके पावर्स हैं, क्या शक्तियां हैं। ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा तो करेंगे, बट जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं कि एग्जाम में एनएचआरसी पे क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है और कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब तक आप ये चीजें सीखेंगे नहीं तब तक आप कितना भी पेपर लिखें, एग्जाम लिखें, कोई फायदा उसका होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और इसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए तथा इसकी सीमाएं क्या हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो हमें क्या बताना है, एनएचआरसी क्या है। ठीक है, एनएचआरसी क्या है, फिर इसके पावर्स क्या हैं। ठीक है, फिर इसके वर्क्स क्या है या फंक्शन क्या है इसके, फिर इसकी लिमिटेशन क्या है, फिर हमें लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, हर बार की तरह कंक्लूजन हमें क्या लिखना है, कुछ सुझाव देने हैं कि हम कैसे एनएचआरसी को और बेहतर बना सकते हैं, या फिर जो इसकी लिमिटेशन है, इन लिमिटेशंस को हम समाप्त करके एनएचआरसी को और अच्छे तरीके से हम स्टैब्लिश कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इसे काम करने के लिए एलिजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को आप जरूर अच्छे तरीके से पढ़े। क्वेश्चन में ये ध्यान रखें कि क्या पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को पहले कैसे लिखेंगे, हमने उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है, क्या क्या फॉर्मेट चलेगा हमारे क्वेश्चन में। सबसे पहली हेडिंग आपकी क्या होगी, इंट्रोडक्शन होगी, प्रस्तावना होगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप किसके बारे में बताएंगे, एनएचआरसी के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आप बताएंगे, क्या है ये, इसकी स्थापना कब होती है, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरे में क्या बताना है कि मानवाधिकार आयोग या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, देखिए एक ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है हमें, जो मानवाधिकार आयोग है वो पूरे विश्व के लिए होता है, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है वो एक देश की संस्था होती है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, फिर हमें क्या पढ़ना है, हमारे हमारे जो सिलेबस में दिया गया है एनएचआरसी के बारे में है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं। ठीक है, यानी कि हमें तीसरी हेडिंग में बताना है कि यह किन किन मुद्दों पर काम करता है, यह किन किन मुद्दों को अपनी जांच पड़ताल में उठाता है। ठीक है, इन सब सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। फिर चौथी हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्या कार्य हैं, ठीक है, और क्या इसकी शक्तियां हैं। फिर पांचवी हेडिंग में हमें क्या लिखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या सीमाएं हैं, सीमाओं को बताना है। देन हम छठी हेडिंग में क्या देखेंगे, सिक्स हमारी हेडिंग होगी, उसमें हम कंक्लूजन देखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, वो भी क्या लिखेंगे, पॉजिटिव अप्रोच में लिखेंगे, सकारात्मक अप्रोच में। ठीक है, इन सब चीजों का आप आंसर लिखते टाइम ध्यान रखें, क्योंकि आपका क्वेश्चन आंसर क्या होता है, लगभग 18 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, 18 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आंसर को ट्राई करें कि कैसे कैसे हमें क्या क्या हेडिंग बनानी है, कैसे आगे हमारा क्वेश्चन चलेगा, किन किन तरीकों से हम आंसर अपना अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना की तरफ। पहली हेडिंग हमारी जो है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक क्या है, स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। ठीक है, क्या है ये, वैधानिक संस्था है, यानी कि इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, पहली बात ये समझना, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसका जिक्र नहीं है, या ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह भारतीय संविधान में कहीं भी ऐसा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन हमारे संविधान में मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार के बारे में बताया गया है
ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया गया है। ह्यूमन राइट्स वे राइट्स हैं जो मानव को मिलते हैं। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई। ठीक है, द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या शॉर्ट फॉर्म में NHRC इज एन इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी established on 12 October under the provision of the प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, तो यह एक वैधानिक संस्था है, हमें ये बात पहली बात ध्यान रखनी है। और इसकी स्थापना जो होती है 12 अक्टूबर 1993 को की गई है। ठीक है, फिर इसी में आप देखिए, कभी भी आप ध्यान रखना कि जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हो तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं ना, तो आपको इंट्रोडक्शन जो है पॉइंट्स में नहीं लिखने, आप इसके आगे से फिर स्टार्ट कर सकते हो, ये वाला पॉइंट्स है ना। आप पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन हमेशा लिखें। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम देखिए, ये पॉइंट्स मैंने समझाने के लिए आपको बना देता हूं कि जिससे कि समझना आपके लिए आसान हो जाए। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार, जैसे हमारे संविधान में कुछ मानवाधिकार दिए गए हैं, जैसे कि कौन कौन से मानवाधिकार हैं? जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि की रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में भी यह कार्य करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा NHRC है, NHRC हमारा जो हमारे संविधान में हमारे अधिकारों को दिया गया है, उन अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व तो NHRC को सौंप दिया गया है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स एंड एक्ट्स एज अ वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स guaranteed by the constitution such as the right to life, right to liberty and right to equality। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ हमें इंपॉर्टेंट अधिकार मिले हैं, इंपॉर्टेंट राइट्स मिले हैं, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू इक्वलिटी है ना, इन सब राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को होती है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा इंट्रो है। ठीक है, इतना आप इंट्रो लिख करके आप दूसरी हेडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपकी दूसरी हेडिंग क्या होगी? मानवाधिकार आयोग की पृष्ठभूमि। अभी हमने ऊपर क्या देखा? अभी हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देखा था। ठीक है, पहले मानवाधिकार आयोग बनाया गया, उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संस्था बनाई गई अलग अलग देशों के लिए। अब देखिए यहां पे 10 दिसंबर होना चाहिए, 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, 10 दिसंबर 1948 में को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की घोषणा को अपनाया। ठीक है, जब हमारा UNO बना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब हमारा UNO बना, जब हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ बना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहले तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को UNO बन गया, लेकिन UNO ने क्या किया? 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को क्या किया? ये मानवाधिकारों की घोषणा करता है कि विश्व में, पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, जितने भी लोग हैं धरती पे, जितने भी जीव जंतु जितने भी लोग हैं धरती पे, उन सबको क्या मिलना चाहिए? मानव होने के नाते उनको जो अधिकार मिलता है, चाहे वो जीवन का अधिकार हो, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो समानता का अधिकार हो। ठीक है, जो भी अधिकार है, मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलते हैं उन्हीं को हम मानवाधिकार कहते हैं। और इन्हीं मानवाधिकारों को सुरक्षित करना UNO का क्या है? लक्ष्य है। ठीक है, तो पहले मानवाधिकार आया, मानवाधिकार आयोग आया, पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन आया, उसके बाद अलग अलग देशों ने क्या किया? NHRC को बना दिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जैसे इंडिया में है, दूसरे कंट्रीज में कुछ और नाम से होगा, लेकिन होगा उसका काम क्या होगा? बेसिकली काम वह मानवाधिकारों की सुरक्षा ही करेगा, चाहे कुछ भी नाम उसका हो। ठीक है, चलिए देखिए फिर इसके आगे देखिए, फिर 1991 में पेरिस सिद्धांत राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों द्वारा स्थापित किए गए। ठीक है, 1991 में क्या होता है? पेरिस सिद्धांत अपनाया गया। पेरिस सिद्धांत में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्वारा स्थापित किया गया।
फिर आगे चल के देखिए 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी महासभा में इन पेरिस सिद्धांतों को क्या कर लिया, अपना लिया। यानी कि पेरिस सिद्धांत वे सिद्धांत थे जो मानव के अधिकारों को लेकर के सुरक्षित करने वाले अधिकार थे, ठीक है, जो मानव के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करते थे। इन्हीं को पेरिस सिद्धांत के नाम से भी जाना गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश वाले, इन 1948 द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कब अडॉप्ट करते हैं, 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इन 1991 द पेरिस प्रिंसिपल वर एस्टैब्लिश्ड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो पेरिस का प्रिंसिपल है उसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कब एस्टैब्लिश किया, 1991 में। फिर 1993 में द यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड दीज पेरिस प्रिंसिपल इन द जनरल असेंबली, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जो पेरिस का प्रिंसिपल है वो 1993 में क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है। उसके सिद्धांतों को जनरल असेंबली क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है, ठीक है। तो ये तो इसका बैकग्राउंड है। अब इसी बैकग्राउंड में अगला पॉइंट देखेंगे, इसका इतिहास कैसे आगे बढ़ा है। फिर 1993 में भारत ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया, ठीक है। इन 1993 इंडिया इनएक्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। फिर उसके बाद अगला पॉइंट आप लिखेंगे इसमें, इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या होता है, गठन होता है, ठीक है। पहले भारत ने क्या किया, पहले भारत ने एक अधिनियम बनाया, ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू किया। उसके बाद एक आयोग का गठन किया गया, उस आयोग का नाम क्या था, NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। दिस लेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब देखिए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ने राज्य सरकारों को राज्य मानवाधिकार आयोग स्थापित करने की भी अनुमति दे दी, ठीक है। इतना ही नहीं हुआ, बल्कि जब NHRC बन गया, NHRC बनने के बाद क्या होता है, NHRC बनने के बाद NHRC ने क्या किया, राज्य सरकारों को भी बोल दिया कि आप NHRC की तरह ही कोई छोटी मोटी संस्था बना लीजिए राज्यों में, जो राज्यों में लोग रह रहे हैं उनके मानवाधिकारों की सुरक्षा आप पहले करो, आपसे नहीं होगा तो हम करेंगे, है ना। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑल्सो अलाउड द स्टेट गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशंस, ठीक है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ने क्या बोला कि सभी स्टेट, जितने भी भारत में राज्य हैं, सभी क्या करेंगे, एक राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना करेंगे जो मानव के अधिकारों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया, इसको हम पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं। अब हमें अगली पॉइंट क्या लिखनी पड़ेगी, इसमें हमारी तीसरी हेडिंग क्या होगी, तीसरी हेडिंग हमारी है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से संबंधित प्रमुख मुद्दे, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार किन किन मुद्दों को अपनी जांच पड़ताल में या अपने जो वो कार्य करता है उसके थ्रू किन किन मुद्दों को उठाता है या किन किन मुद्दों के तहत वो कार्य करता है। द मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द NHRC, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश भर के कई मुद्दों को उठाता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार से हैं, ठीक है। द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टेक्स अप सेवरल इश्यूज अक्रॉस द कंट्री, सम ऑफ विच आर, ठीक है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार किन किन मुद्दों को उठाता है, तो पहला मुद्दा क्या हो गया, बाल श्रम, ठीक है। आप कोई बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से कम है, आप उनसे जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते, ठीक है। आप उनको जबरन काम पर नहीं लगा सकते, जबरदस्ती आप किसी से काम नहीं करा सकते। वो भी हल्के फुल्के काम ले सकते हैं, लेकिन कोई जोखिम भरा काम आप उनसे नहीं करवा सकते। जैसे कोई कारखाने, फैक्ट्रियां, पटाखे की फैक्ट्रियां, है ना, गोली बारूद जहां पे बनते हैं, तो जहां पे खतरे वाले काम होते हैं, रिस्की काम जहां पे होते हैं, आप वहां पे उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। अगर आप काम करवाएंगे उनसे वहां पे, तो उसके अगेंस्ट में NHRC क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर उसका मुद्दा होता है, चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट उसके पास नहीं आनी चाहिए। अगर चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट NHRC के पास जाएगी तो NHRC जाहिर सी बात है वो एक्शन लेगा।
फिर दूसरी बात क्या है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अगर हिंसा हो रही है या भेदभाव हो रहा है तब भी वह क्या करेगा, एनएचआरसी एक्शन लेगा। ठीक है, वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रंस। ठीक है, वीमेन्स के खिलाफ या फिर चिल्ड्रंस के खिलाफ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या फिर कोई वायलेंस हो रहा है तब भी एनएचआरसी के तहत एनएचआरसी क्या कर सकता है, अपने अधिकार के अंतर्गत इन मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए वो एक्शन ले सकता है। फिर अगला पॉइंट आपका क्या है, कब एक्शन और ले सकता है वो, मनमाने ढंग से गिरफ्तारी अगर किसी की कर ली जाए और उसे हिरासत में रख दिया जाए। यानी पुलिस ने आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लिया, आपके घर पुलिस आई और आपको ले जाके थाने में 10 दिन के लिए बंद कर दिया। ठीक है, तो आपको बताया भी नहीं पुलिस ने और आपको जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गई। तो इस तरीके से अगर कंप्लेंट जो है, अगर ये बात जो है एनएचआरसी को पता चल जाए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को यह बात पता चल जाए कि किसी व्यक्ति को पुलिस ने जबरन गिरफ्तार करके रखा हुआ है ना, तो ऐसे सिचुएशन में एनएचआरसी जो है वो पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। ठीक है, आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, फिर हिरासत में अगर किसी को लेकर के उसको प्रताड़ित करना, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने या किसी एक आदमी ने दूसरे आदमी को अपने अंडर में ले लिया और उसे मार पीट रहा है, वहां पर उसकी प्रताड़ना कर रहा है, उसकी यातना कर रहा है या उसको टॉर्चर कर रहा है, तब भी एनएचआरसी एक्शन लेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तब भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्शन ले सकता है। ठीक है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। टॉर्चर इन कस्टडी, अगर किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेकर के टॉर्चर किया जाता है, अगर यह बात एनएचआरसी को पता चलती है तो एनएचआरसी जो है एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी होता है। अब देखिए, एलजीबीटीक्यू समुदाय का अधिकार अगर कहीं पे खतरे में है, ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट्स अगर खतरे में हैं, ठीक है, उनके साथ अगर भेदभाव हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको समाज से बाहर किया जा रहा है, तब भी, क्योंकि एलजीबीटीक्यू क्या है, ये भी तो इंसान है, ये भी तो मानव है, तो मानव है, तो मानव के भी जो एक मानव को अधिकार मिलता है वही सारे मानव को अधिकार मिलते हैं। ठीक है, तो एलजीबीटी हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, ठीक है, कोई भी हो, वो मानव है, तो उनको मानव होने के नाते जो अधिकार मिलता है उनको मानवाधिकार कहा जाता है। और इसी मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एनएचआरसी बनाया गया। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, एससी हो, एसटी हो, विकलांग लोग और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक मुद्दे अगर आते हैं, ठीक है, अगर एससी को प्रताड़ित किया रहा है, एसटी को प्रताड़ित किया रहा है, विकलांग अगर कोई व्यक्ति है, आप उसको परेशान कर रहे हैं, या किसी व्यक्ति के धार्मिक मामलों में या किसी अल्पसंख्यक के मामलों में आप बार बार इंटरफेयर कर रहे हो, या कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक है उसको समाज से बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकता है, एनएचआरसी एक्शन ले सकता है। अब देखिए, इसके बाद एससी एसटी पीपल्स विद डिसेबिलिटीज एंड अदर रिलीजियस माइनॉरिटी के साथ कोई इश्यू आता है तो उसको क्या कर सकता है, एनएचआरसी अपने अंडर में ले सकता है। फिर श्रम अधिकार और काम करने का अधिकार जो है, यह अधिकार क्षेत्र भी जो है एनएचआरसी के तहत आता है। लेबर राइट्स एंड राइट टू वर्क। ठीक है, आप किसी से जबरन श्रम नहीं ले सकते, आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। अगर आप किसी से जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, उसके बदले में आप उसको वेतन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उसका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। तो शोषण क्या है, मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो इस शोषण के विरुद्ध जो है एनएचआरसी एक्शन लेने के लिए मजबूर हो जाती है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कौन कौन सी चीजें जो हैं एनएचआरसी के अधिकार क्षेत्र में आती हैं या इससे संबंधित मुद्दों को यह उठा सकती है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के क्या क्या कार्य हैं इसके और क्या क्या इसकी पावर्स हैं। हमारी हेडिंग नंबर 4 होगी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या हैं और क्या इसकी शक्तियां हैं। ठीक है, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ध्यान रखना, हम ह्यूमन राइट्स के बारे में अभी नहीं, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, जो यूनिवर्सल राइट्स हैं, बट अभी क्या है, अभी हम नेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो इंडिया की एक संस्था है जो मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके का क्या कार्य हैं,
क्या इसकी शक्तियां हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, अलग अलग मानवाधिकार संगठन बनाए गए हैं, जैसे कि इंडिया में एनएचआरसी है, लंदन में किसी और नाम से बना होगा, अमेरिका में किसी और नाम से बना होगा, जापान में किसी और नाम से चल रहा है, ठीक है। तो इनके अधिकारों में भी, अधिकार क्षेत्रों में भी क्या होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए, ठीक है। आपको समझना क्या है, जितने भी उदारवादी देश हैं, ठीक है, जितने भी उदारवादी देश हैं, वहां पे आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन के कोई ना कोई ब्रांच आपको देखने को मिल जाएंगी, और ह्यूमन राइट्स कमीशन वहां पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाता है जहां जो कंट्री लिबरल होती है, ठीक है, उदार होती हैं, ये बात ध्यान रखना आप। चलिए, अब इसके क्या कार्य हैं और क्या शक्तियां हैं देखते हैं कि करके। पहला पॉइंट देखिए, मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआरसी के संज्ञान में आता है या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है, तो एनएचआरसी को उसकी जांच करने का अधिकार है, ठीक है। तो ये इसकी शक्तियां हैं। अगर मानवाधिकार, अगर मान लीजिए कहीं पे आपको पता चलता है कि किसी सरकारी संस्था में किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जा रहा है, या कोई व्यक्ति, पुलिस वाला जो है ना, वो किसी व्यक्ति को पकड़ करके जेल में डाल दिया है और जेल में डाल करके उसकी खूब सारी पिटाई कर रहा है, तो ऐसे मामलों में अगर एनएचआरसी को पता चल जाता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन किसी पुलिस थाने में है या किसी जेल में है, ठीक है, तो वो अपने आप उसको क्या कर सकता है, शू मोटो के तहत अपने आप से जांच पड़ताल कर सकता है। या फिर किसी व्यक्ति ने एनएचआरसी को बता दिया कि साहब ऐसी ऐसी सिचुएशन है और इस पुलिस स्टेशन में या इस संस्था में लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एनएचआरसी क्या कर सकती है, जांच करने का अधिकार उसके पास है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, क्या क्या अधिकार क्षेत्र, क्या क्या उसकी शक्तियां हैं। द एनएचआरसी हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी मैटर relating to violation of human rights which comes to its notice or it brought to it through a complaint, ठीक है। या तो इसे खुद से पता चल जाए या तो कोई कंप्लेंट के थ्रू इसे कोई जानकारी मिले जिससे कि ये हो पता चले उसे कि कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में एनएचआरसी जो है एक्शन लेने पर तत्पर रहती है हमेशा। फिर अगला पॉइंट देखेंगे, इसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार भी होता है, ठीक है। इट हैज द पावर टू इंटरवेंस इन ऑल जुडिशियल केसेस रिलेटिंग टू वॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, तीसरा देखिए, एनएचआरसी या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है, जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण कर उसमें सुधार के लिए सुझाव भी दे सकता है, ठीक है। अगर एनएचआरसी किसी भी जेल में जा सकता है, जेल का दौरा कर सकता है, ठीक है, अगर उस जेल में देखा कि लोगों जो कैदी हैं उनको पानी पीने की सुविधा अच्छे तरीके से नहीं है, उनके रहने की सुविधा अच्छी तरीके से नहीं है, ठीक है, तो वहां पे जेल में जाके कैदियों का क्या करता है, ऑब्जर्वेशन करता है, निरीक्षण करता है कि कैदी सही तरीके से खाना पाते हैं नहीं पाते हैं, इनका यहाँ पे शोषण तो नहीं हो रहा है, जितना इनको काम दिया गया है कहीं काम उससे अधिक तो नहीं इनसे कराया जा रहा है, उन सब चीजों की ये जांच पड़ताल करने का अधिकार भी इनके पास, एनएचआरसी के पास होता है, ठीक है। द कमीशन कैन विजिट एनी जेल्स एंड इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ प्रिजनर्स देयर एंड मेक सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट इन द सेम, ठीक है। फिर अगला देखिए, अगला पॉइंट, आयोग जो है प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनार और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति भी जागरूक करता है। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या काम, इसका कुछ और भी ये काम करता है, जैसे कि यहां पे आप समझने की कोशिश करें, जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है हमारा, वो क्या करता है, मीडिया का सहारा लेता है, अलग अलग जगह पे सेमिनार बनाता है, कॉन्फ्रेंस करता है, ठीक है, और समाज के बीच में जाता है, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर के जो हमारे ह्यूमन राइट्स के अधिकार होते हैं, जो मानव के अधिकार होते हैं, मानव के अधिकारों के बारे में लोगों को बताता है कि ये आपके अधिकार हैं, अगर आपके इन अधिकारों का कोई हनन करता है या आपके इन अधिकारों के साथ कोई छेड़खानी करता है या भेदभाव करता है, तो आप हमारे एनएचआरसी की पोर्टल पर, ठीक है,
या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एनएचआरसी का पोर्टल बनाया हुआ है उस पर जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं। और मेन उद्देश्य क्या होता है इसका कि लोगों को उनके अधिकारों के प्रति क्या करना होता है, जागरूक करना होता है। जागरूक कैसे करता है, मीडिया के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, समाज में जा करके बीच बीच में मीटिंग कर करके लोगों को बताता है ना, उनके अधिकारों के बारे में बताता है कि आप अपने अधिकारों को जानो, ठीक है, अवेयर रहो अपने अधिकारों को लेकर के। द कमीशन disseminates information regarding human rights among various section of the society through publication, media, seminars and other means, and also make people aware of the measures avail for the protection of these rights। ठीक है, तो बहुत सारे उसके पास ऐसे प्रचार तंत्र के साधन होते हैं जिससे लोगों को वह क्या करता है, उनके अधिकारों के बारे में, मानवाधिकारों के बारे में अवेयर करता रहता है टाइम टाइम पे। फिर अगला पॉइंट आप क्या लिखेंगे इसके कार्य शक्तियों में, इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, ठीक है, और जांच में जो व्यक्ति दोषी पाया गया है, अगर मान लीजिए किसी ए नाम के व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो एनएचआरसी के पास यह अधिकार है कि जो ए व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके मानवाधिकारों के उल्लंघन की भरपाई के लिए यह क्या कर सकता है, हर्जाने की मांग भी कर सकता है। ठीक है, यह कह देगा अपनी रिपोर्ट में कि इस ए नामक व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, अतः ए व्यक्ति के लिए कुछ कंपेंसेशन दिया जाए। कंपेंसेशन या हर्जाना देगा कौन, जिस व्यक्ति या जिस संस्था ने इसके मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। चलिए, it also has the power to recommend payment of compensation or damages। ठीक है, इसके पास शक्ति होती है कि जो भी डैमेज हुआ है, जो भी मानवाधिकारों का हनन हुआ है, उसके कंपेंसेशन किया जाए, उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। ठीक है, फिर अगला देखेंगे, एनएचआरसी संविधान या किसी अन्य कानून के द्वारा मानवाधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी कर सकता है और उनमें बदलावों की सिफारिश भी कर सकता है। यानी एनएचआरसी के पास यह अधिकार दिया गया है कि मानवाधिकारों की सुरक्षा किन किन तरीकों से हो सकती है व्यक्ति के, है ना, व्यक्ति के मानवाधिकारों की सुरक्षा ऐसे कौन कौन से तरीके हैं, या फिर ऐसे क्या संविधान में परिवर्तन किया जाए जिससे कि मानवाधिकारों की सुरक्षा और अच्छे तरीके से हो सके। तो उसके लिए जो है एनएचआरसी क्या कर सकती है, भारत सरकार को मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ सुझाव भी दे सकती है कि साहब आप संविधान में या फिर इस कानून में कुछ ऐसा परिवर्तन कीजिए जिससे कि मानवाधिकारों की सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ हो सके और अधिक मजबूत हो सके, ह्यूमन राइट्स। ठीक है, द एनएचआरसी कैन रिव्यू द safeguards provided by the constitution or any other law for protection of human rights and recommended changes in them। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, जब भी आप इन चीजों को लिखें तो पॉइंट्स में जरूर लिखें। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, एनएचआरसी मानवाधिकार के क्षेत्र में रिसर्च का कार्य भी कर सकता है। ठीक है, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, खोज या रिसर्च। ठीक है, रिसर्च यानी एनएचआरसी के पास यह भी अधिकार होता है कि वह हमारे अधिकार, मानव के अधिकारों से संबंधित क्षेत्र में रिसर्च करे और यह पता करे कि मानव अधिकारों को और किन किन तरीकों से बेहतर किया जा सकता है और कौन कौन से ऐसे मानव के अधिकार होते हैं जिनको हम मानवाधिकार में शामिल कर सकते हैं, या फिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मानवाधिकारों को और ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। तो इन सब की फील्ड में क्या करता है, वो रिसर्च करता रहता है। ठीक है, एनएचआरसी ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, तो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में ये तरह तरह के क्या करता है, रिसर्च को कंडक्ट करता है, रिसर्च को ऑर्गेनाइज करता रहता है, जिससे यह पता चल सके कि ह्यूमन राइट्स
को कैसे और अधिक सुरक्षात्मक या प्रोटेक्टिव बनाया जाए, या कैसे ह्यूमन राइट्स को और अधिक स्ट्रांग बनाया जाए। ठीक है, फिर यह शिकायत किए जाने पर किसी भी केंद्रीय या राज्य स्तरीय अधिकारी की जांच करने के लिए भी अथराइज होता है, ये अधिकृत है। अगर इट इज अथराइज टू इन्वेस्टिगेट एनी सेंट्रल और स्टेट लेवल ऑफिसर्स ऑन कंप्लेंट, अगर किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट कर दिया कि यह ऑफिसर्स, ठीक है, यह अधिकारी, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, चाहे अधिकारी वह राज्य सरकार का हो, अगर वह क्या कर रहा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो ऐसी शिकायत पर एनएचआरसी क्या कर सकता है, उस ऑफिसर्स के खिलाफ में एक्शन ले सकता है। ये बात आप ध्यान रखना। अब देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे स्टडी करते हैं। देखिए एनएचआरसी जहां पे भी आएगा आप इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से ही समझना। ठीक है, देखिए एनएचआरसी द्वारा की गई जो सिफारिशें होती हैं यह क्या है, बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, यानी एनएचआरसी ने अगर कोई क्षतिपूर्ति कंपेंसेशन के लिए अगर बोला किसी डिपार्टमेंट को कि आप इसकी कंपेंसेशन कीजिए या आप इसकी भरपाई कीजिए, ठीक है, तो इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती है सरकार पर या राज्य पर, या फिर इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह सुझाव दिया, यह सिफारिश की कि मानवाधिकारों के लिए संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे कि मानवाधिकार और मजबूत हो जाए, तो सरकार के लिए यह जरूरी नहीं है कि एनएचआरसी की रिपोर्ट सरकार माने या ना माने। ठीक है, सरकार के ऊपर है, यह इस एनएचआरसी की रिपोर्ट सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, द रिकमेंडेशन मेड बाय एनएचआरसी आर नॉट बाइंडिंग। ठीक है, ये बाइंडिंग नहीं होती कभी भी। एनएचआरसी के पास उन अधिकारियों को दंडित करने की शक्ति नहीं है जो उनके अनुशंसित आदेशों को लागू नहीं करते हैं। ठीक है, अगर एनएचआरसी ने कोई रिकमेंडेशन दिया, कोई आदेश दिया, तो अगर कोई अधिकारी उसके आदेशों को लागू नहीं कर रहा है तो एनएचआरसी के पास यह पावर नहीं होता कि उन अधिकारियों को यह क्या कर सके, दंड दे सके या पनिशमेंट दे सके। द एनएचआरसी डज नॉट हैव द पावर टू पनिश ऑफिशियल्स हु डोंट इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेड या ऑर्डर्स। इसके एनएचआरसी का अगर कोई भी ऑफिसर्स या इसका कोई ऑफिशियल नोटिस आया है या कोई ऑफिशियल ऑर्डर आया है, तो एनएचआरसी का कोई ऑफिशियल ऑर्डर है तो जरूरी नहीं कि वो अधिकारी उसका फॉलो करे। अगर अधिकारी उसको फॉलो नहीं करता है तो एनएचआरसी के पास यह राइट नहीं होता कि वह उस अधिकारी को क्या करे, पनिशमेंट दे सके। ठीक है, एनएचआरसी के पास जांच करने के लिए कोई विशेष तंत्र नहीं होता, इसके पास कोई इतनी सुविधा नहीं होती कि यह मानवाधिकारों की जांच को अच्छे तरीके से कर पाए, कोई इसके पास सिस्टम नहीं होता ढंग का। ठीक है, कोई इसके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ऑर्गेनाइज वे में कोई इसका सिस्टम नहीं है अभी तक। ठीक है, द एनएचआरसी डज नॉट हैव एनी स्पेशल मैकेनिज्म कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो इसके पास कोई स्पेशल मैकेनिज्म अभी इतना नहीं है कि ये प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर पाए, इन्वेस्टिगेशन को कर पाए अच्छे तरीके से। तो इसके पास बहुत सारी इसकी भी कमियां हैं, इन कमियों को दूर करने की जरूरत भी है हमें, जिससे कि मानवाधिकारों की सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो सके। अब देखिए इसके कार्य जो हैं, अगर इसने कोई जांच किया, अगर जांच में यह पाया गया कि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की या फिर किसी संस्था ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया, ठीक है, तो यह मुख्य रूप से इसकी जो प्रकृति होती है, इसके कार्य जो होते हैं, सिफारिश ही कर सकता है ये। ठीक है, इसका एनएचआरसी का जो काम होता है, यह अपनी रिपोर्ट बना करके सिफारिश कर देगा कि साहब इस अधिकारी ने या इस संस्था ने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, आप इसको सजा दीजिए। तो यह सिफारिश कर सकता है, यह मुकदमा दायर नहीं कर सकता है। ठीक है, इट फंक्शंस आर मेनली ऑफ रिकमेंडेटरी नेचर। ठीक है, सेना के संबंध में इसके पास अधिकार बहुत सीमित होते हैं, यानी आर्मी की बात अगर कहीं पे आए तो इसके पास क्या होता है, यहाँ पे एनएचआरसी का रूल लागू नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वहाँ पे इसका पावर्स नहीं चलता है, जहाँ पे आर्मी या डिफेंस वगैरह का जहाँ पे अधिकार क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इट पावर्स रिगार्डिंग द आर्मी आर लिमिटेड। अगर एनएचआरसी, देखो सेना के जवान क्या होते हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी क्या होते हैं, खड़े रहते हैं धूप में। ठीक है, एनएचआरसी के आर्मी के जवान जो होते हैं -20 डिग्री टेम्परेचर में भी वो डटे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में तो ये बोल दिया जाए कि साहब
ये मानव है, इनके मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है, इनको 50 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा किया गया है, इनको -20 डिग्री टेम्परेचर में खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता की बात आए, तो वहां पे एनएचआरसी के अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। आर्मी की, पुलिस की, है ना, इन सब चीजों पे जहां पे सेना की बात आती है, वहां पे एनएचआरसी के अधिकार क्या हैं, सीमित है। वहां पे एनएचआरसी कोई मानवाधिकारों की बात नहीं कर सकता है। अब देखिए, किसी प्राइवेट संस्था द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन किए जाने के संबंध में इसके पास एक्शन लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे कि कोई प्राइवेट संस्था है, ठीक है, उसने मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, तो एनएचआरसी को यह अधिकार नहीं होता है कि उस प्राइवेट संस्था के खिलाफ कोई एक्शन ये ले सके। तो इसकी ये लिमिटेशन है, इसी लिमिटेशन को समाप्त करना है और इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है, तभी क्या होगा, हमारा जो है अच्छे तरीके से एनएचआरसी और अच्छे बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। इट हैज नो अथॉरिटी टू टेक एक्शन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय एनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप अच्छे से समझते चलेंगे, तभी आपके लिए बेहतर होगा ये। देखिए, अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जांच करने का आदेश दे देता है। देखिए, कहीं पे अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये ज्यादातर मामलों में, लगभग 80% मामलों में क्या करता है, ये सरकार को ही आदेश दे देता है ये, कि साहब आप ही जांच कर लीजिए इसकी, ठीक है। इन मोस्ट केसेस इट ऑर्डर्स द कंसर्न गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। यानी कि अगर किसी राज्य, अगर मान लीजिए यूपी में कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो ये एनएचआरसी क्या करेगा, एनएचआरसी जो है यूपी गवर्नमेंट को कह देगा कि आप इसकी जांच कीजिए मानवाधिकारों को। अगर कहीं बिहार में अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो बिहार की सरकार से ये बोलेगा कि आप इसकी जांच कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से जहां जिस स्टेट में या जिस संस्था में जो भी चीजें गड़बड़ हो रही हैं, उस संस्था को या उस सरकार को भी वो ऑर्डर दे सकता है। देखिए, यह किसी मामले के घटित होने के केवल 1 वर्ष के भीतर ही उसे देख सकता है। देखिए, अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन 1 वर्ष के अंदर हुआ है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने प्रताड़ित किया है, जबरन मारा पीटा है, तो उसका जो है समय 1 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उस संबंध में जो है, उस संबंध में फिर एनएचआरसी कोई एक्शन नहीं ले सकता, है ना। एनएचआरसी एक्शन तभी ले सकता है जब कोई मामला 1 साल से कम हो, ठीक है। इट कैन लुक into a case only within 1 year of its occurrence, ठीक है। अगर कोई केस 1 साल के अंदर में घटित हुआ है, ऑकुरेंस हुआ है, तो तभी जो है एनएचआरसी एक्शन ले सकता है। अदरवाइज 1 साल अगर बीत गया है, ठीक है, 1 साल अगर 1 दिन भी हो गया है, तब भी एनएचआरसी के अधिकार क्षेत्र में एक्शन लेने का कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, अगर 1 वर्ष से अधिक समय हो जाने के बाद उस विषय पर या उस पर जो है कार्रवाई करना इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अगर मान लीजिए किसी संस्था ने, ठीक है, किसी सरकारी अधिकारी ने किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया और वह मामला 1 साल से अधिक हो गया है, 1 साल से ज्यादा बीत चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में एनएचआरसी उस अधिकारी के खिलाफ, सरकारी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसकी सीमाएं दी गई हैं एनएचआरसी की। एनएचआरसी की सीमा है कि 1 साल के अंदर अगर कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तभी वह एक्शन ले सकता है। अगर 1 साल से अधिक समय बीत चुका है, तो एनएचआरसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि वह एक्शन ले सके। इट हैज नो ज्यूरिसडिक्शन टू टेक एक्शन आफ्टर मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब देखिए, कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष आपको क्या लिखना है। निष्कर्ष भी आप चीजों को ध्यान में रखेंगे, निष्कर्ष के बारे में आप जब तक नहीं लिखेंगे अच्छे तरीके से, तब तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आपकी छठी हेडिंग क्या होगी? लास्ट हेडिंग निष्कर्ष होगी, ठीक है। तो मैंने इसको देखो 16 पेज में बनाया है, तो आप इसको, मैंने इसकी थोड़ी सी जो स्पेसिंग है थोड़ा दूर करके लिखा हुआ है, तो आप अगर लिखेंगे तो 7 से 8 पेज में आप इसको आराम से लिख सकते हैं। तो 8 पेज का क्वेश्चन आंसर होगा, तो आपको 17 या 18 नंबर आराम से इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, निष्कर्ष क्या लिखेंगे हम। निष्कर्ष को हमेशा सुझावात्मक लिखना चाहिए, कि हम कोई पॉजिटिव सुझाव दें जिससे कि एनएचआरसी की शक्तियों में वृद्धि हो, जिससे कि मानवाधिकारों की सुरक्षा और अधिक हो सके, ठीक है। वास्तव में एनएचआरसी भारत में मानवाधिकारों का क्या है? संरक्षक है, परंतु अभी भी एनएचआरसी के सामने या समक्ष बहुत सारी सीमाएं हैं जिनको दूर करने की आवश्यकताएं, ठीक है।
एनएचआरसी के सामने क्या है, बहुत सारी सीमाएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको दूर करना जरूरी है। ठीक है, एनएचआरसी इज इंडीड द गार्जियन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, बट देयर आर स्टिल मेनी लिमिटेशंस बिफोर एनएचआरसी विच नीड टू बी रिमूव। ठीक है, तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिसको रिमूव करने की हमें आवश्यकता है। अब देखते हैं एनएचआरसी को सही मायनों में मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक कुशल प्रहरी बनाने के लिए उसमें कई सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर हमें एनएचआरसी, हमने कंक्लूजन क्या लिखना होगा, अगर हमें एनएचआरसी को मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का एक अच्छा प्रहरी बनाना है तो उसमें बहुत सारे हमें अभी सुधार करने पड़ेंगे। ठीक है, मेनी रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू मेक एनएचआरसी अ ट्रूली इफिशिएंट वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। ठीक है, तो अगर हमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उस वायलेशंस को और अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन करने के लिए या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन के और अच्छे तरीके से अधिकारों को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही मायने में भी ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमें और अधिक सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखिए सरकार द्वारा आयोग के निर्णयों को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। अगर एनएचआरसी ने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, तो उसके डिसीजन को गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके डिसीजन को वो क्या करे, लागू करे, जिससे कि एनएचआरसी की पावर में क्या होगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द कमीशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट फुल्ली इंप्लीमेंटिंग इट्स डिसीजन। ठीक है, सरकार को आयोग ने जो डिसीजन दिया है उसको फुल्ली रूप से क्या करना चाहिए, फुल्ली इंप्लीमेंटिंग करना चाहिए, फुल्ली इंप्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के एनएचआरसी के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हो, जो इसकी लिमिटेशन है उसको बढ़ाया जाए, जैसे कि इसके अधिकार क्षेत्र 1 साल के बजाय इस अधिकार क्षेत्र को 2 साल तक कर दिया जाए, या इसके अधिकार क्षेत्र को 5 साल तक कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कि और क्या कर सकते हैं सुझावात्मक में, हम जैसे सुझाव दे सकते हैं कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, ठीक है, प्राइवेट संस्थाओं को भी इसके अधिकार क्षेत्र के तहत लाया जाए, वो सारी चीजों को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में। अब देखिए यहाँ पे और क्या ऐड कर सकते हैं, एनएचआरसी की संरचना में भी परिवर्तन करने की जरूरत है तथा इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, एनएचआरसी की जो अभी इसकी सदस्य संख्या है या फिर जो इसकी संरचना है वो उतनी इफेक्टिव नहीं है, इसीलिए इसमें सामाजिक संगठनों के लोगों को भी, अलग अलग समुदाय के लोगों को भी शामिल किया जाए, जिससे वे अपनी समस्याओं को अच्छी तरीके से सामने रख सकें। ठीक है, देयर इज ऑल्सो अ नीड टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एनएचआरसी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉमन सिटीजन्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें एनएचआरसी को और अच्छे तरीके से मजबूत बनाना है तो हमें इसकी संरचना भी परिवर्तन करने की जरूरत है, इसके अधिकार क्षेत्र को और बढ़ाना चाहिए, हमें इसके संगठन में सामाजिक संगठनों के सदस्यों को शामिल करें, हम इसमें आम नागरिक को, आम जनता को भी शामिल करें। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक जो नुकसान होता है वो आम जनता के मानवाधिकारों को ही होता है। तो अगर आम जनता इस संगठन में शामिल हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आम जनता अपनी आवाज भी सामने रख सकती है, तो इससे एनएचआरसी को और मजबूती मिलने की संभावनाएं हैं। ठीक है, एनएचआरसी को जांच के लिए उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया संगठन तैयार करना चाहिए ताकि सभी मामलों की स्वतंत्र जांच की जा सके। ठीक है, यानी कि एनएचआरसी क्या करना चाहिए, एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिलेटेड या ह्यूमन राइट्स के थ्रू या फिर मानवाधिकारों की जिसको अधिक जानकारी हो, मानवाधिकारों के बारे में जिसको ज्यादा नॉलेज हो, उसको इस संगठन में शामिल करें और इस संगठन के माध्यम से जांच पड़ताल करें, जिससे कि सही तरीके से जांच पड़ताल हो पाए और मानवाधिकारों को अपने अधिकार क्षेत्र या अपने कार्यों में अधिक से अधिक सफलता मिल सके। ठीक है, एनएचआरसी शुड create a new organization of staff with appropriate experience for investigation so that all cases can be investigated independently। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अपने कंक्लूजन में मेंशन करना पड़ेगा। फिर आप कंक्लूजन में और क्या मेंशन कर सकते हैं निष्कर्ष में, भारत में मानवाधिकार स्थितियों को सुधारने और मजबूत करने के लिए राज्य अब एजेंट्स और गैर राज्यकर्ताओं
गैर राज्यकर्ताओं का मतलब क्या होता है, एनजीओ। एनजीओ को एक साथ मिलकर काम करना होगा, ठीक है। यानी कि हमें अगर भारत में मानवाधिकार की स्थिति को और अच्छा करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्लस एनजीओ को साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, ठीक है। केवल हमें एनएचआरसी के ऊपर ही नहीं डिपेंड रहना है, ठीक है। हमें केवल एनएचआरसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि हमें मानवाधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एनएचआरसी के साथ साथ क्या करना पड़ेगा, सरकार को भी शामिल करें प्लस एनजीओ को भी शामिल करें इसमें, ठीक है। एनजीओ भी, बहुत सारी एनजीओ ऐसी हैं जो मानवाधिकारों के मुद्दे को उठाती हैं, ठीक है। स्टेट एक्टर एंड नॉन स्टेट एक्टर्स मस्ट वर्क टुगेदर टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ ह्यूमन राइट्स कंडीशंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। अगर हमें इंडिया में ह्यूमन राइट्स की कंडीशंस को इंप्रूव करना है तो हमें गवर्नमेंट को और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, तभी जो है बेहतर तरीके से जो ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन हो सकता है, मानवाधिकारों की सुरक्षा हो सकती है, या एनएचआरसी को अच्छे तरीके से सफलता तभी मिल पाएगी, ठीक है। अब अगला पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे आप, अगला पॉइंट आप चाहें तो देखिए कंक्लूजन को आप चाहें जो आपका निष्कर्ष है, ठीक है। निष्कर्ष आप अगर 1 2 3 पॉइंट्स में लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को क्या होता है, एग्जामिनर आपका बस केवल पॉइंट पढ़ता है। आपने पैराग्राफ में EBCD पता नहीं क्या क्या लिख के भर दिया है, वो सब भाई उसके लिए टाइम नहीं होता, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आपकी ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले आप पूरा पढ़ेंगे। भाई किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, हर एग्जामिनर को पैसा बनाना होता है, ये बात ध्यान रखना। जब हम लोग जाते हैं कॉपी चेक करने तो की पॉइंट्स आपके देखते हैं, ध्यान रखना की पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या आपने सही लिखा है, कितने पॉइंट्स लिखे आपने। अब ये थोड़ी देखेंगे यार तुम्हारी एक कॉपी लेके बैठ गए हम पूरे दिन आपकी एक ही कॉपी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसी कॉपी को हम बस जनरली नंबर दे देते हैं, 2 3 नंबर दे दिया 18 में से, बस बस पास हो जाते हैं। जिसकी राइटिंग ठीक रहती है उसको पास करते हैं, अदरवाइज काट कूट के 0 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना भाई, जब भी कोई कॉपी लिखो, जब भी कुछ भी करो तो ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि एग्जामिनर अगर इरिटेट हो गया ना तो फिर आपकी कॉपी कट कर देगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, फिर आपका रिजल्ट फेल ही आएगा। फिर आप DU के चक्कर लगाते रहो, इग्नू के चक्कर लगाते रहो। इसीलिए आपसे कहता हूँ कि जो भी चीज़ें आप लिखो वो एक बेहतर वे में लिखो, खिचड़ी मत बना दो उसको, ठीक है। हर चीज़ अलग दिखना चाहिए कि आपने कौन से पॉइंट्स कहाँ लिखे हैं, कैसे कहाँ पर। बस बच्चे पा गए, बस आंसर लिखना स्टार्ट कर दिए, भाई कहाँ का कहाँ चल रहा है, इतिहास का भूगोल, भूगोल का इतिहास, सब मिला मिला के लिख रहे हैं। कहाँ से लिख रहे हैं भाई, मतलब कोई लॉजिक ही नहीं लिखने का। क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पेपर में पूछा क्या है, लिख क्या रहे हैं, है ना। तो इस ऐसे नंबर कहाँ मिलेगा आपको, जो क्वेश्चन पूछा जाए भाई वही आंसर आपको लिखना होता है। अदरवाइज क्या होता है कि आपको फिर नंबर गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है आपके लिए। फिर देखिए इसी में अगला पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, साथ ही निजी संस्थाओं द्वारा मानवाधिकारों का हनन होने पर एनएचआरसी को कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइवेट संस्था अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है तो ऐसे में एनएचआरसी को इस प्राइवेट संस्था के खिलाफ जांच करने का अधिकार एनएचआरसी को मिलना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, मानवाधिकारों की सुरक्षा और बेहतर हो सके, ठीक है। Also, NHRC should be given the authority to take action when human rights are violated by the private organizations या private institutions, ठीक है। तो अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी जो है इसके अधिकार क्षेत्र में या इसके एरिया में ला दिया जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, प्राइवेट संस्थाएं मानवाधिकारों का उल्लंघन करने से क्या करेंगी, डरेंगी, जिससे कि मानवाधिकारों का सुरक्षा और बेहतर तरीके से हो पाएगा। मैं समझता हूं कि आंसर थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, बड़ा होने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने अभी तक क्लास नहीं पढ़ी है, ठीक है, अगर आप कभी भी DU में क्लास लेने नहीं गए हैं या इग्नू में आपने कभी भी क्लास नहीं ली है तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपका एक यूनिट भी, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो रहा है, साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो आपको अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं है कि 25 पेज की ये पढ़ो, 50 पेज की वो पढ़ो, यहाँ से पढ़ो वहाँ, तो कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। आपको एक बेहतर वे में आंसर लिखना सिखाया जा रहा है। आप देखिए कभी भी पढ़िए उनसे, जो लोगों को पढ़ाते हैं, जो कॉपी चेक करते हैं, आप उनसे मत पढ़िए, या फिर जिनको पता नहीं कि आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट होता है DU में, इग्नू में, ठीक है। हम लोग कॉपियाँ चेक करते हैं तो हमें पता होता है क्या टीचर्स का क्या माइंडसेट होता है, हम
हजारों टीचर से मिलते रहते हैं कि सर आपका क्या एटीट्यूड रहता है, आपका क्या तरीका होता है, कैसे आप मार्किंग करते हैं, क्या आप ऑप्शन देखते हैं, कैसे आंसर को आप बेस्ट वे में मानते हैं। तो सारे टीचर्स का मोस्टली एक ही कहना होता है कि जब स्टूडेंट्स या तो कुछ की फीचर्स लिखे, या तो वो पैराग्राफ में लिख रहा है तो लाइन चेंज करे अच्छे से, और वो ब्लैक पेन या फिर कुछ ऐसा यूज करे जिससे कि हमारी निगाह जो है उसके आंसर पर बार बार पड़ती रहे, या फिर वो हमें अट्रैक्टिव करता रहे। तो अट्रैक्टिव करने का एक बेस्ट तरीका यही होता है कि आप जब भी आंसर्स को लिखें आप पॉइंट्स में जरूर लिखें, ठीक है, पॉइंट्स जरूर डालेंगे तो पॉइंट्स पर निगाह जाएगी, तो पॉइंट्स पढ़ के समझ जाएगा कि आपको चीजें आती हैं। एक तो ये हो गई। दूसरी बात, आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो पॉइंट्स में आपका रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है, आप चीजों को दोहराएंगे नहीं। पैराग्राफ में क्या होता है, आपने ऊपर वही लाइन लिखी, फिर नीचे आके फिर वही लाइन लिखना स्टार्ट कर दिया आपके माइंड में। अब यहाँ पे पॉइंट्स में आपको समझने का टाइम मिल जाता है, सोचने का थोड़ा सा, आपने ऊपर क्या लिखा है नीचे क्या, पॉइंट्स में आपको पूरा प्रॉपर तरीके से आपका क्लियर माइंड होना चाहिए अगर पॉइंट्स में आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी पॉइंट्स में ना लिखें, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल गया ना आपने बना के बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, तो वो फिर आप आगे के क्वेश्चन चाहे कितने भी सही लिखे होंगे, वो उसकी एक मेंटलिटी बन जाती है कि वो आपके आंसर्स आपको एक जनरल मार्क्स देगा, बस आप बस जीवित रहोगे, बस पास होने के योग्य रहोगे आप, बाकी अपनी लाइफ में कुछ करने के योग्य नहीं बचोगे फिर। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक वीडियो को देखें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इलेक्शन कमीशन का जल्दी वीडियो आएगा, ठीक है। एग्जाम 5 को है, तो 5 से पहले पहले मैं 4 तारीख को या 3 तारीख को वीडियो अपलोड कर दूंगा या कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।